हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या नाम है इसका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या हम बोल सकते हैं उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस टॉपिक में हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन और क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर, और थर्ड हम निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला है आपका ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको बोल सकते हो प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम बात करेंगे एटम्स आर ओनली all corners. Atoms are only all corners. ठीक है, एटम्स आर ओनली ऑल कॉर्नर्स। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो एटम होंगे वो ऑल कॉर्नर्स के होंगे, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, हमने बताया था, तो उस पर कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ कि हमें एक यूनिट सेल किस तरीके से बनता है ना। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये लेयर है। ठीक है, मैंने क्या किया, एटम्स 4 एटम्स हैं जो मैंने एक फर्स्ट रख दिए या किसी टेबल पर रख दिए हैं। उसके बाद मेरे पास एक और लेयर है। ठीक है, तो मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। अब हम एक चीज और देखने जा रहे हैं कि इस सेंटर और इस यूनिट सेंटर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये आर होगी इसकी, क्योंकि एक आपका क्या है, सर्किल है, सर्किल की रेडियस होगी। फिर यहाँ से ये आर रेडियस होगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, लेंथ को, ये मान लेता हूँ मैं ए। कितना मान लेता हूँ मैं? ए मान लेता हूँ। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, फर्स्ट जो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो क्या आएगा, ए इक्वल टू आर प्लस आर, यानी ए इक्वल टू 2r। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा ए इक्वल टू 2r। क्या आ जाएगा रिलेशन? ए इक्वल टू 2r। क्या आ जाएगा आपका? ए इक्वल टू 2r। जो आपका ये रिलेशन आ गया ए इक्वल टू 2r, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ द एज unit cell and r is the radius of one atom, है ना, रेडियस ऑफ वन एटम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ ए, और इसके सेंटर में ये सारे जितने भी आपके हैं यहाँ पर, यहाँ तक के डिस्टेंस को यानी ए और आर मान रहा। ठीक है, यहाँ तक ये रिलेशन आ गया, ए इक्वल टू आर प्लस आर, यानी इसकी क्या होगी आपकी लेंथ, ये आपकी मैंने यहाँ से ए लेंथ मान ली, तो कितना हो गया आपका 2r। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो क्यूबिक है हमारे पास, क्यूब जो बना है वो इस तरीके से बना है। किस तरीके से बना है? इस तरीके से बना है। ठीक है, तो इस पे जो एटम है वो कितने होंगे कॉर्नर? 8। तो 8 कॉर्नर पे 8 आपके पास यहाँ पर एटम रखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या हो गया? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर ये जो दो एटम है आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, क्लोज टू ईच अदर,
इन कांटेक्ट, एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट, है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। वास्तव में रियलिटी में एक दूसरे के कांटेक्ट है, बट यहाँ पर क्यूबिक हम यूनिट सेल बनाकर दिखा रहे हैं 3D में, तो हम दो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। वैसे भी दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों ये मिले हुए हैं। ऐसे ही आप बता दो मैं, जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से ये मिले हुए हैं, ठीक है, ये इसके डिस्टेंस आ गई, ठीक। तो यहाँ पर ये आया आपका। तो अब पहला, दूसरा आता है हमारे पास, पहला हमने निकाला रिलेशन बिटवीन ए एंड आर में, हमने रिलेशन निकाल दिया। दूसरा आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम वन यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यानी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे z निकालेंगे, क्या निकालेंगे, z, इसको z से शो करते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, कितना है 8 मल्टीप्लाई, और कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है यहाँ पर, कितना 1/8, है ना, क्योंकि जो आपका एटम है जो कॉर्नर पर रखा हुआ है उसका कितना पार्ट आपका आ रहा है, 1/8, है ना, 1/8 तो आ रहा है रूम के अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए रूम है, तो रूम का जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर रखा हुआ है, जैसे हमने कंट्रीब्यूशन में बताया था आपको कि जो कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है उसका कितना पार्ट आपका रूम के अंदर है, यानी 1/8, तो यहाँ पर 1/8, तो आपका कितना आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल हो गया 1, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, कौन सा आता है, थर्ड में क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब देखिए वो कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक क्या है, क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है मेरे पास, ठीक। अब इसमें क्या है कि जो एटम रखे हुए हैं चारों तरफ, ये 8, ये, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अभी मैंने बताया कि आपको इसमें जो एटम है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो मैं इनमें से ये वाला एटम ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, ये एटम इसको टच कर रहा होगा, ये नीचे वाला इसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जो यूनिट सेल है वो रिपीटेड होते जाएंगे, यानी एक इसके पीछे भी होगा, एक इसके पीछे भी होगा, एक ऊपर भी होगा, है ना, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए एक तो यहाँ पर आगे आएगा, यहाँ पर इसके पीछे वाला रूम, यानी इसके बराबर वाला रूम के आवाज ये एटम है, ठीक है। एक इसके ऊपर वाला रूम हो गया, ठीक है, एक इसके ऊपर वाला रूम हो गया, एक इसके हो गया पीछे वाला रूम, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में ये बीच में रखा हुआ है, कॉर्नर पर रखा हुआ है ना, कॉर्नर पर रखा हुआ है बीच में, है ना, यहाँ पर बीच में है, ये बीच में मान लीजिए एक एटम रखा हुआ है। अब इस एटम को देखिए, एक तो ये वाला टच कर रहा होगा, ठीक है, एक ये वाला टच कर रहा होगा, एक नीचे वाला टच कर रहा होगा, ठीक, कितने हो गए 3, और एक ये वाला टच कर रहा होगा इसको, है ना, और एक ये वाला टच कर रहा होगा, एक ये ऊपर वाला टच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना हो गया इसका, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। फोर्थ आता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, इतने आप नोट करिए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट वो आगे इसका पार्ट है, कौन सा, फोर्थ पार्ट, ठीक है। पहले हमारे पास था रिलेशन बिटवीन आर, ए एंड आर, है ना, ए एंड आर के हमने रिलेशन निकाला। उसके बाद हमारे पास आया था नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, है ना, यूनिट सेल में। और उसके बाद आता है आपका
थर्ड आता है आपका कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ आता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं उसको, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला था यहाँ पर, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये सफिक्स में लिखना आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, ये z मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन v क्या हो गया आपका, यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें देखिए जो आपका z है, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 1 है। z की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आपको क्या पता चल गया है कि हमारा जो एक यूनिट सेल होता है वो कितने एटम से बनना है, यानी कि 1 एटम से, है ना। जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उस एटम का, यानी एक जो उसका 1/8 पार्ट, यानी एक कॉर्नर पे जो एक एटम है उसका 1/8 पार्ट अंदर है उस सेल के, यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो वो यूनिट सेल मिलकर के एक एटम बना रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एक पर यूनिट सेल में। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 1, है ना। अब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो कितना होगा आपका a क्यूब। ठीक है, कितना होगा आपका a क्यूब। अब a की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2r दे रखी है, 2r। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू z की वैल्यू 1 है, 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ पर a क्यूब है, तो मैं a क्यूब वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो a क्यूब रखने के बाद में यहाँ पर रख देता हूँ मैं वैल्यू 2r क्यूब। ठीक है, 2r क्यूब, यहाँ पे आप रख देना a क्यूब इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे रखने के बाद जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा कि 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 ये आपका आएगा यहाँ पर, ये कैलकुलेशन कर दिया 0.52, कितना आएगा 0.52। परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 52%। ठीक है, 52.33% आएगा। ठीक है, हम इसको 52 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 52 भी लिख सकते हैं और 52.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 52 ही लिखेंगे हम इसको। ओके, क्या लिखेंगे, 52%। ठीक है, 52%। ठीक, अब ये जो हमारे पास एरिया है, ये जो हमारे पास एरिया आया है वो आया है, ये जितने एटम होते हैं हमारे पास, एक यूनिट सेल बनता है, उस एटम का जो एरिया घेरा हुआ है, यानी ऑक्यूपाई के एरिया है वो है। तो ये हमारे पास कितना है, 52। अब हम निकालेंगे जो हम कह सकते हैं जिसको वॉइड्स। ठीक है, इसको वॉइड्स भी बोल सकते हैं, एम्प्टी स्पेस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और आपको वैकेंसी बोल सकते हैं। तो ये आपका आएगा 100 माइनस के 52% में से कितना आ जाएगा, 48%। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का होता है। इसमें से हमारे पास आ गया 52, जो एरिया एक्यूपाई एटम से घेर रखा है। ठीक है, ये आपका आ गया वाइड से बोल सकते हैं इसको, जो खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस या वैकेंट। ठीक है, खाली जगह। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो वैकेंट स्पेस हो गया, ठीक है, एम्प्टी स्पेस हो गया, और वैकेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इक्वल टू 52 48। तो ये रहा हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन।
ठीक है, जो 3D फॉर्म में होता है। इसमें हमने आपको रिलेशन बता दिया आर ए और आर के बीच में, और हमने नंबर ऑफ एक्टिव एटम भी आपको निकालना सिखा दिया, वो आ गया जेड की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया, जो हमारे पास कॉर्नर्स को टच करते हुए सारे एटम बनाते हैं वो होता है 6। ठीक है, उसके बाद हमने पैकिंग फ्रैक्शन आपको बता दिया है, पैकिंग फ्रैक्शन ये इस तरीके से फाइंड हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसका है FCC। ठीक है, सॉरी बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पर करते हैं, नोट करिए। चलिए वो चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए एटम्स में ये आपका है बॉडी, ये आपका बी है, बॉडी BCC बी पार्ट है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब आता है BCC, आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आता है। ठीक है, इसको BCC लिखते हैं। ठीक है, BCC लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है कि बॉडी सेंटर में क्या होता है कि उसके बीच में होता है। ठीक है, बीच में एटम होता है। ठीक है, ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें एटम्स आर एट कॉर्नर प्लस बॉडी, एटम्स कॉर्नर्स प्लस, आगे लेते हैं प्लस बॉडी सेंटर, प्लस बॉडी सेंटर में। ठीक है, तो देखिए इसका मैं बना रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम, ये आपका इधर से है ये। ठीक है, ये एटम हो गया इसका, ये कॉर्नर्स पे है, और ये आपका आता है बीच में एक एटम। ठीक है, ये आपका है बॉडी सेंटर्ड एटम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए ये हमारे पास जो है आपका आ गया बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको समझाने के लिए, ये कैसे बनता है समझाने के लिए। देखिए ये हमारे पास 4 बॉल है, जो जिनके बीच में ये आपस में क्या नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, 4 बॉल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, और एक कोर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कि मैं इसके ऊपर यानी एक एटम रख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं A लेयर, इसको मान लेता हूँ मैं B लेयर, और इसको मान लेता हूँ मैं C लेयर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको मान लेता हूँ मैं C लेयर। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर रखूँगा, तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको ऊपर रखूँगा तो एक हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो ये दोनों एटम है इन नॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। वो तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि देखिए जब इसके बीच में एक एटम रखा होगा ऊपर से रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा इनके बीच में डिस्टेंस ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एटम्स आर एट कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। ठीक है, इसमें जो कांटेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, उस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये किस तरह बनता है कि मान लीजिए हमारे पास 4 बॉल है, वो उसके ऊपर एक और बॉल रख दी मैंने और उसके ऊपर से ये रख दिया, तो क्या बन गया हमारे पास एक
क्या बन गया, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बन गया, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब आते हैं यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन, पहला आ जाता है रिलेशन, या हम पढ़ लेते हैं पहले, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर के बीच में। तो देखिए जरा हम ध्यान से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मान लीजिए ये मेरे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एटम रखा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ, आप बात समझ रहे हैं कि यानी उस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर से मिला दूँ, यानी वो जो इस कोने में है तो उस कॉर्नर से मैं इस कॉर्नर से मिला दूँ। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट है, ये मिल रहा है इससे जाकर ऐसे, आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से, ये है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या हुआ, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, और जो हमारा बॉडी सेंटर है वो बीच में आ गया, क्या आ गया, बॉडी सेंटर एटम आ गया, बीच में आ गया ये, ठीक है, ये आ गया। तो इसको मैं कहूँगा बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, क्या कहूँगा मैं इसको, बॉडी डायगोनल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ इस फेस पे तो क्या कहूँगा, फेस डायगोनल, क्या कहूँगा मैं, फेस डायगोनल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक को मैंने इसको मिला दिया, और ये वाली जो नीचे है, जो यहाँ से मैंने ऐसे कॉर्नर को ऐसे मिलाई, ठीक है, इससे मिलाया, तो क्या होगा, ये ऐसे वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या बन जाएगा यहाँ पर एक, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये इस तरीके से एंगल बन गया है। अब यहाँ से यहाँ तक कि इसकी ए है, और ये भी इसकी ए है, ठीक है बच्चों, और ये भी यहाँ अंदर जो है ये भी एक ए है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी, ये वाला जो फेस डायगोनल है, ये है फेस डायगोनल, ठीक है। ये क्या है, चलिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपका ये बन गया, ठीक है। तो अब मैं इस वाले को ले रहा हूँ, तो देखिए बच्चों ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो आप लोग तो जानते हो कि जब ये ए हो गई, ये हो गई, तो ये वाली कौन सी साइड हो जाएगी, है ना। कि मैं अगर आपको इस तरीके से बना के दिखा दूँ ये, ठीक है, तो ये ए हो गई, ये ए हो गई, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से कितनी हो जाएगी आपकी, a√2, है ना, a√2 तो हो जाएगी। ये आप निकाल सकते हो, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें फाइंड करनी है, AC हमें फाइंड करनी है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे AC स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 2a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपका √2a स्क्वायर, तो AC आपका आएगा a√2, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली जो आ गई है ना, ये वाला जो डायगोनल आ गया है आपका, फेस डायगोनल कितना आ गया है, a√2, ठीक है। अब मेरे पास ये साइड आ गई है, ये साइड आ गई है, अब मेरे को ये करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जो एटम है, ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, और ये एटम इसको टच कर रहा है, ठीक है। ये वाला एटम इसको टच कर रहा है, बॉडी सेंटर वाले को, और ये वाला एटम भी बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। इसके लिए हम आगे देखते हैं कैसे करना है। देखिएगा यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर ये है आपका इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका इस तरीके से है, और ये आपका है ये, और ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से इस सेंटर कितनी हो गई, R, और इस सेंटर से इस सेंटर की हो गई, ये R हो गई, ये R हो गई, ठीक है बच्चों। और फिर इस सेंटर से यहाँ तक कितनी हो गई, ये R हो गई, ठीक है। अब ये आपको पता है ये और ये,
है ना, ये इस एटम का है। ये डिस्टेंस कितनी होगी a, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, आपको बताया था ये आपका ये रहा, ठीक है, a√2 कितना हो गया, a√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका r कितना हो गया, 4r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप करेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमें यहाँ से A का रिलेशन निकालना है, किसका निकालना है, A का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका r कितना हो जाएगा आपका टोटल 4r, कितना हो जाएगा आपका 4r, ठीक है। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू, अब A है तो A कितना, A भी कितना है आपका, A भी यहाँ से मान लीजिए कोई सी मान लेते हैं, चलो A स्क्वायर मान लेते हैं और प्लस a√2 का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 4r स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, ठीक है। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3A स्क्वायर, ठीक है। तो 3A स्क्वायर के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर करिए तो A इक्वल टू आपका आ जाएगा 4r/3, ठीक है, 4A ये आपका 3 आ गया, ठीक है। तो A स्क्वायर स्क्वायर कितना आ गया ये, तो आपका ये आ जाएगा A इक्वल टू 4/3r, ठीक है, A इक्वल टू 4/3r, ये आपका रिलेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। A इक्वल टू 4/3r आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे हम करते हैं, इसके आगे का पार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, A की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। तो अब देखिए हम करते हैं, आगे करते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं सेकंड, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम Z इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम Z इक्वल टू बॉडी सेंटर में निकालना है हम। देखिए इस तरीके से कि यहाँ पर 8 × 1/8, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको स्टेटमेंट पीछे लिखवाया है स्टार्टिंग में, इसी वाले में लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने, एट ऑल कॉर्नर एटम, है ना। तो ये आ गया 8 × 8 प्लस, और बॉडी में कितना है 1, बॉडी सेंटर में कितना है 1, पूरा का पूरा टोटल का टोटल वो बॉडी के अंदर है ना 100%, तो उसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बस Z इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या होगा इसमें, अब देखिए क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा यहाँ पर कितना। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से एटम है, ठीक है, ये बीच वाला है ना। अब ये है आपका, है ना, सिंपल है। मैं इसको उठा करके ऊपर रख दूं इनको, ठीक है। तो ये टच कर कितने 4 को टच कर रहा है, ऊपर 4 को कर रहा है, तो कितना हो गया इसका 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। तो ये तो था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलिए करते हैं हम, यहाँ पर देखिए दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर डायगोनल है ना, ये तो आपको एक ही वैल्यू पता चल गई कि इसमें मैंने एक डायगोनल लिया, जिसको बोलते हैं हम बॉडी डायगोनल, नहीं बॉडी के बीच में है ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ठीक है। अब A और A साइड ये है, तो इन दोनों की साइड ये मेरे को ये मालूम करनी थी, तो मैंने ये निकाला। यहाँ पे क्या आ गया AC का, ये आ गया AC A√2, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है, ये पूरा हमने यहाँ पर ले लिया है, ये R, ठीक है, 4R हो गया ये, ठीक है, ये R हो गया, ये R, तो ये आ गया 4R, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, ये A हो गया, ये A√2 हो गया,
ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। 4r², तो a² हो गया, 2a² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर a² 4² हो गया। ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है आपकी a² है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर a² से कर देता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर a² कर देता हूँ मैं, हटा देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार अगर चेक करके जी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा ये थोड़ा सा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16r² = 3a²। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 3a² सॉरी ये इसके नीचे आ जाएगा, तो a² आपका आ जाएगा 16r² अपॉन ये आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से ले लेते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये a है, इसके ऊपर आ जाएगा, यानी a = √16r² अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा आपका a की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो a की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 4r√3। ठीक है, तो आपका रिलेशन ये आएगा। ठीक है, ये रिलेशन नोट कर लेना, ये आएगा आपका रिलेशन। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन की ओर। पैकिंग फ्रैक्शन की ओर इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। चलिए बच्चों चलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ। तो पैकिंग फ्रैक्शन अब आता है हमारा 4 पॉइंट, ये पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो PF मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपसे, Z × 4/3 πr³। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम, या a³ कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी है, यहाँ पर 2 आएगी। ठीक है, और A में रिलेशन जो आया है आपका 4r/√3। ठीक है, ये आया है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम आगे। पैकिंग फ्रैक्शन = Z की वैल्यू 2 × 4/3 × 3.14 × r³। ठीक है, और यहाँ पर हम 4/r अपॉन √3³ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2 × 4/3 × 3.14 r³, और यहाँ पर आएगा ×64 × r³। ठीक है, ये 3√3। ठीक है, 3√3 आ जाएगा, ये r³ से r³ कैंसिल। तो PF जो आ जाएगा आपका ये 2 × 4 × 3.14 अपॉन 3 × 64 और 3√3। तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन जो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 62। पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 62, है ना। 0.62 × 100 से कर दो, परसेंटेज निकाल ले तो 0.62 का मतलब आ जाएगा 62%। ठीक है, ये उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा एरिया दे रखा, क्यों, क्योंकि उसके बीच में एक एटम और आ गया है ना, बॉडी सेंटर में एक और एटम आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या, वैकेंट स्पेस या एम्प्टी स्पेस। ठीक है, या वॉइड्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या आएगा 100 माइनस के 62, तो कितना आ जाएगा 38%। क्या आ जाएगा 38%। ठीक है, तो ये था हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम किस पे चलते हैं, फेस सेंटर पर। क्या चलते हैं, फेस सेंटर पर। नोट करिए,
चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट यानी फेस सेंटर पर। ये आपका सी है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यानी FCC, इसको FCC भी बोलते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए कि एटम आर एट ऑल कॉर्नर्स, है ना, एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर प्लस एट ऑल फेसेस, है ना, एट ऑल फेसेस, ठीक है। एट ऑल फेसेस का मतलब आपको पता ही है, उसके 6 फेस होते हैं क्यूबिक के, ठीक है। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये आपका क्यूब है, ये स्टेटमेंट एक लाइन में आना चाहिए बच्चों, और यहाँ पर एटम रख देता हूँ मैं, ये आपके एट ऑल कॉर्नर्स, आपके पास एट ऑल कॉर्नर्स पे एटम है, ठीक है। अब इसके मैं फेस बना लेता हूँ, ध्यान से देखिए, ये जरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। देखो बच्चों यहाँ पर तो ये हो गया एक फेस, इसका एक फेस ये हो गया, ठीक है, इसका एक फेस ये हो गया, इसका एक फेस ये हो गया, इसका एक फेस ये हो गया, ये हो गया इस साइड वाला फेस, ठीक है, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ वाला फेस हो गया, ठीक है। तो ये आपका फेस सेंटर है। अब आपको पता है इसकी 2 बातें ध्यान रखना कि कॉर्नर जो होता है वो कितना होता है, 1/8 पार्ट एंटर यानी एक क्यूब के अंदर होता है, और ये जो होता है हाफ होता है ना, हाफ होता है, ध्यान रखना हाफ होता है, क्योंकि आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें है आपका जो आपका फेस सेंटर है, तो फेस कितने हैं आपके इसमें, फेस कितने होंगे, फेस है 6, कितने हैं 6, और कॉर्नर कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपके दोनों क्या है, कांटेक्ट में नहीं है, नॉट कांटेक्ट, ठीक है, जो एटम है आपके नॉट कांटेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें हमारा कौन सा पॉइंट आता है, इसमें आता है आपका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर में देख रहे हैं, तो बच्चों देखो फेस सेंटर ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये फेस पे रखा हुआ है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये बन रहा है ना, ये इसके से मिला देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता ही है, ये आर हो गई यहाँ से यहाँ तक की आपकी, इस सेंटर से इस यहाँ तक की आर हो गई, और ये आर हो गई, और ये आर हो गई, ठीक है, और ये आर हो गई, ये मैं मान लेता हूँ लेंथ ए इसकी, ठीक है, और ये साइड की भी हम मान लेते हैं ए, एज लेंथ कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AC² = AB² प्लस BC², ठीक है। आप इसको नेम में दे सकते हो, मैं अब ऐसे कर रहा हूँ, AC² कितना होगा आपका 4R², ठीक है, क्योंकि ये 4 हो गया आपका, ये साइड कितनी हो गई 4 हो गई, 4R हो गई, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 इनको ऐड करके कितना हो जाएगा 4R। अब ये ए साइड है, तो A² प्लस A² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16R² = 2A², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो A² मेरा का यहाँ रखा हुआ है 16R² / 2, तो कितना हो जाएगा A² = 8R² / आपका कितना हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब आएगा यहाँ पर देखिए A = √8R²,
ठीक है, 8r²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8/2√2r, कितना आ जाएगा 8/2√2r। तो ये हमारा रिलेशन आ गया a का और r का रिलेशन आ गया, a/2√2r आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट देखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन FCC, यानी Z मान लेते हैं, Z जो Z आएगा वो कितना आएगा। देखिए बच्चों, अब वो स्टेटमेंट तो सब में चलता आ रहा है कि एट ऑल कॉर्नर्स, कितना एट ऑल कॉर्नर्स। तो यहाँ पर मैं जगह का मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, एट ऑल, यानी एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स। ठीक है, और प्लस ये इसके आगे लिख लेना आप। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ फेस सेंटर एटम्स। ठीक है बच्चों, तो ये बराबर यहाँ इसके आगे लिख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आएगा 8 × 1/8 प्लस, अब बच्चों जो कितने फेस हैं 6, कितने फेस है, जैसे यहाँ पर 8 कॉर्नर्स थे तो यहाँ पे कितने फेस पर है 6 फेस पे मल्टीप्लाई कितना पार्ट है उसका हाफ, यानी हाफ एटम तो अंदर है, यानी हाफ बाहर है हाफ अंदर है। ठीक है, समझ रहे ना बात को, देखो हाफ अंदर है और हाफ बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 से 8 कैंसिल, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, तो कितना आ गया 1 + 3, यानी Z की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4 आएगी। तो ये आपका Z = 4 आ गया है। ठीक है, Z = 4 आ गया। ये 6 × 1/2, ये 1/2 मैंने कहाँ से लिखा है, मैंने कंट्रीब्यूशन में बताया था कि ये 50% है, यानी 50% अंदर है 50% बाहर है, यानी हाफ हो गया। ठीक है, हाफ, तो ये वहाँ से आया 6 फेस पर हाफ है, तो 6 × 1/2 तो कितना आ गया 3, ये आपका आ गया 4। ठीक है, तो ये तो था आपका यहाँ पर क्या आया, आपका आ गया यहाँ पर ये आपका आ गया नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन FCC। ठीक है, फेस सेंटर में आ गया। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर पर ध्यान दीजिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर पर देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका वो 12 होगा। क्या होगा 12 होगा। तो देखिए बच्चों 12 कैसे होगा, देखिए 12 कैसे होगा। तो 12 जो होगा आपका, देखिए बना देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा था आपका, 3rd चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, ये ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आ गया, यहाँ पर एक कॉर्नर है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये इस तरीके से एट ऑल कॉर्नर्स पे आपके क्या है एटम्स हैं। अब ये जहाँ पर ध्यान से देखना है आपको बच्चों, देखिए यहाँ पर फेस पर एक एक एटम है, फेस पे ये एक एटम हो गया, फेस पर एक ये एटम हो गया, फेस पे एक ही एटम हो गया, ये बाहर वाला हो गया, ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये एटम है, फेस सेंटर से हम काउंट करेंगे, किससे करेंगे फेस सेंटर से लिखेंगे, क्योंकि एटम हमारे पास क्या FCC है, तो फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ये जो है आपका, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एक वो बना रहा हूँ इस तरीके से, ये तो आपको ध्यान से देखिए जरा, एक नीचे लेयर बन रही है, क्या बन रही है, नीचे एक लेयर बन रही है। अब ये एटम इसको टच कर रहा होगा और ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा। ठीक है, और ये एटम किसको टच कर रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो देखो बच्चों, ये और ये इसको टच कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, है ना।
तो ये भी इसको टच कर रहा होगा, ये भी इसको टच कर रहा होगा, ये भी इसको टच कर रहा होगा। तो 4 ये रहे और 4 ये रहे। तो इसी तरीके की एक लेयर होगी, ऐसी ऐसी लेयर ऊपर होगी, है ना, ऐसी लेयर ही ऊपर होगी एक और, ठीक है, ऐसी लेयर क्या होगी, ऊपर होगी। बात को समझिएगा। ये जो आपका एटम है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एटम है आपका, ये जो एटम है ये इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच, इसको भी टच, इसको भी टच, और ये नीचे वालों को भी टच कर रहा होगा, ठीक है, ये नीचे वालों को भी टच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक लेयर हो गई, ठीक है। या आप मान लीजिए एक रूम है, तो रूम ये एटम है, ठीक है, ये एटम हो गया, एक उस फेस पे हो गया, एक उस फेस पे हो गया, एक इस फेस पे हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। अभी जो फेस पे रखा हुआ है एटम है, ठीक है, आधा अंदर है ना, आधा अंदर है, तो ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा, वो उसको भी टच कर रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ से ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला टच नहीं करेगा। ये जो मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाए हैं, ये यानी 4 वॉल्स हैं, पहली सामने वाली, इस साइड की, इस साइड की और इस साइड की, ये एक लेयर बन गई। और इसी तरीके की लेयर ऊपर वाले कमरे में है, समझ लो बात। इसी तरीके की लेयर क्या होगी, ऊपर वाले कमरे में होगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी लेयर, एक लेयर ये बन रही है, एक लेयर ये है, और इसी के ऊपर एक और कमरा है ना, मान लीजिए इसी के ऊपर, क्योंकि एक यूनिट सेल है, एक रिपीटेड होते जाएंगे, है ना, एक यूनिट सेल है, काफी सारे यूनिट होंगे, यूनिट सेल होंगे। तो आपको समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 यूनिट सेल इसको टच कर रहे होंगे, 4 इसको, ठीक है बच्चों। तो देखिए 4 ही ऊपर को टच कर रहे हैं, 4 इस वाले को टच कर रहे हैं और 4 ये वाले टच कर रहे हैं। और इसी की सेम यानी ऐसा ही रूम ऊपर बना हुआ है और उसी में भी एक ऐसा ही क्या बन रहा है, लेयर बन रही है, तो वो भी इसको टच कर रहे होंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन पर कितना आ जाएगा बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आ जाते हैं हम एफसीसी, यानी आपका क्या निकालते हैं हम इसमें, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन यानी आपका 4 पॉइंट है इसमें। पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि आपका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो आपको पता है, हम ये निकालने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पी एफ इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और ए की वैल्यू कितनी है 2√2r, ठीक है। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। तो कितना आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम 2√2r क्यूब रख रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, पी एफ आ जाएगा आपका ये 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर क्यूब, ये आपका यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 2 8 मल्टीप्लाई 6√2 और आर क्यूब, ठीक है। तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन जो आ जाएगा, ठीक है, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो आपका आएगा वो कैलकुलेट करके आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 74, ठीक है, क्या आ जाएगा 74 या 0.74 100 से मल्टीप्लाई, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 74%, ठीक है, 74% आ जाएगा। और वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस ये आपका आएगा 100 माइनस के 74, तो कितना आ जाएगा आपका 36%, ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारे पास एफसीसी बॉडी सेंटर यानी एफसीसी का आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है, किस तरीके से निकालना है। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनमें से, ठीक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप ये बता सकते हो, ठीक, नोट करिएगा आप ये। नोट करने के बाद इसको अभी हम एक तरीके से और देख सकते हैं, इसका जो अरेंजमेंट है एफसीसी का जो अरेंजमेंट है हम एक तरीके से और देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे कि ये ए बी टाइप लेयर है, कौन सा टाइप लेयर है, ठीक है।
बच्चों यहाँ पे 26 आएगा, ठीक है, 74 ये 26 आएगा, यहाँ पर 74 में से 26 आएगा। तो बच्चों देखो ये तो हो गया है, लेकिन आप थोड़ा सा एक अरेंजमेंट देख ले सकते हैं कि हमें इसमें जो एफसीसी है आपका, उसमें कितनी लेयर आपको, ये कितनी लेयर के अकॉर्डिंग ये बन रहा है, यानी कितनी लेयर से ये बन रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो लेयर है ये वाली, इसको मैं ए लेयर मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ बी, और इसको मान लेता हूँ सी, और इसको मान लेता हूँ मैं डी। ठीक है, ए लेयर किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो ए बी सी ये आपका हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी डॉट डॉट डॉट। तो एफ सी सी जो होगा, एफ सी सी जो टाइप होगा उसका ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप होगा। ठीक है, ए बी सी टाइप होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब एक ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, अब दूसरा है आपका, इसमें इसी में है आपका इस तरीके से, ये ऐसे और ऐसे और ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके की लेयर बनेगी। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से कैसे बनेगा। देखिए, ये जो है ए लेयर वो यहाँ पर है, ठीक है, ए। अब यहाँ पर है जो ए है, ये तो है ए, है ना, तो यहाँ पर 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और ये 2 ऊपर आ जाएंगे, ये वाले कौन से वाले, ये वाले। ठीक है, ये वाले ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 तो ये आ गए, 1 2 3, ठीक है, और एक आ जाएगा बीच में, जो बचा हुआ है बीच में ये वाला। ठीक है, ये बीच में आ गया। अब इसी तरीके से उल्टा हो जाएगा, ऊपर भी इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, और ऊपर आ जाएगी ए लेयर। ठीक है, तो ये आ गई बी, ये आ गई सी, और ये आ गई ए। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाता है इसका। ठीक है, ए बी टाइप लेयर को देख करके। ठीक है, तो ये तो था हमारा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो एक लेयर के रूप में बताते हैं। ठीक है, जो लेयर के रूप में बताते हैं आपको। ठीक, तो ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एफसीसी का क्या था, ये एफसीसी हमारे पास अरेंजमेंट था। ये मैंने आपको लेयर का बताया है कि जिसमें कितने टाइप की लेयर बन रही है। ठीक है, ये आपको जो लेयर दिख रही है ये ए लेयर है। ठीक है, ए लेयर है। अब ये है आपकी बी लेयर। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अरेंजमेंट हो जाता है ये वाला। ठीक है, ठीक, फिर ये वाली लेयर आ जाती है इसकी, यहाँ पर ये इस तरीके से एक एटम। ठीक है, 1 2 3 ये वाला 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से, फिर 1 2 ये आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक लेयर का अरेंजमेंट है ये, और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ए बी सी टाइप का होता है। जो हमारे पास ये एफसीसी होता है, आपको ये याद रखना है बस कि ए बी सी टाइप होता है। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है, ये वाली बात। ठीक, तो यहाँ पर ये पैकिंग फ्रैक्शन आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम डेंसिटी करेंगे, है ना, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेंसिटी स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है।